अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स में बड़ा पंगा पड़ गया। असल में केजरीवाल की सरकार लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के लाखों लोगों के पानी का बिल औने पौने माफ करने की फिराक में थी और इसके लिए उसने वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार की। लेकिन इस योजना को शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने रोक दिया। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के 10 लाख लोगों को पानी बिल में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जा रही है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखने का निर्देश दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखने से साफ इनकार कर दिया है। उनको यह भी बताया कि वित्त मंत्री के कमेंट्स आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री के कमेंट्स भी मानने से इनकार कर दिया। कहा कि वित्त मंत्रालय का मतलब वित्त विभाग के प्रमुख सचिव हैं। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि सभी नियम कानून में किसी पॉलिसी पर फैसला लेने का अधिकार कैबिनेट के पास होता है। अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा तो पॉलिसी कैसे बनेगी। एलजी साहब को इस संवैधानिक संकट से अवगत कराया गया है और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव आना चाहिए। उनके सुझाव पर हमने चीफ सेक्रेटरी को कैबिनेट नोट की फाइल भेज दी है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के 27 लाख उपभोक्ताओं में करीब 10,50,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया है। इसका बड़ा कारण है ज्यादातर उपभोक्ताओं का मानना है कि उनका बिल पानी की खपत से अधिक आया है। जिस रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं के पानी का बिल आया है, उन रीडिंग्स में गड़बड़ी है। मीटर रीडर ने उन उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग नहीं ली। कोरोना काल में ये समस्या और ज्यादा बढ़ी क्योंकि कोरोना के समय में मीटर रीडर्स लोगों के घर नहीं जाते और अपने ऑफिस से ही एक औसत दर के हिसाब से लोगों के पानी के बिल बनाकर भेजते थे। इनमें उपभोक्ताओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो कोरोना के समय अपने घरों में रहता भी नहीं था। उसने पानी का उपयोग नहीं किया, फिर भी उनके पानी के बिल बनाकर भेजे गए। अगर कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया और उसे बिल दे दिया जाए तो वो बिल नहीं जमा करना चाहता। आमतौर पर ऐसे उपभोक्ता सोचते हैं कि पहले इस मामले को हल कराया जाए और सही बिल आने पर जमा किया जाए। जल बोर्ड में लाखों लोगों ने इस तरह की कई शिकायतें की, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के वित्त विभाग ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। शिकायतों का समाधान इतना कम हुआ कि ये समस्या बढ़ते बढ़ते करीब 10.5 लाख लोगों तक पहुंच गई। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि उपभोक्ताओं की इस समस्या का हल निकालते हुए दिल्ली जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया था। दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में पॉलिसी को मंजूरी मिल गई थी और इसे कैबिनेट में रखने की तैयारी है। चूंकि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड का प्रशासनिक विभाग आता है, शहरी विकास मंत्री होने के नाते मैंने शहरी विकास विभाग के ईसीएस को इस पॉलिसी के प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखने का लिखित निर्देश दिया। और बहुत ही हैरानी की बात है कि शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखने से साफ मना कर दिया। जब मैंने लिखित आदेश देते हुए कहा वित्त मंत्री आतिशी ने इस पॉलिसी के प्रस्ताव पर अपने कमेंट्स दिए, आपके पास वित्त विभाग की मंजूरी भी आ चुकी है, इसलिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने लाएं। इस पर ईसीएस ने कहा कि वो वित्त मंत्री की मंजूरी को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मानते। वित्त मंत्रालय का मतलब वित्त मंत्री नहीं बल्कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं, यानी अधिकारी मंत्रालय में हैं और मंत्री मंत्रालय में नहीं। ये कहकर उन्होंने प्रस्ताव कैबिनेट में लाने से मना कर दिया। मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट की वजह से दिल्ली में ये संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट के बाद से दिल्ली सरकार के अफसरों को लगता है कि उन्हें जनता की चुनी हुई सरकार का आदेश मानने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि अफसरों पर सारा नियंत्रण भाजपा शासित केंद्र सरकार के पास है। अफसरों को लगता है अगर वो चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो केंद्र की भाजपा सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। अफसर आकर दबी जुबान में मंत्रियों को बताते हैं कि उन्हें डराया धमकाया जाता है और अगर चुनी हुई सरकार के साथ किया तो उन्हें सस्पेंड तक कर दिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर न चल जाए, इससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल दौड़े दौड़े सफाई देने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय के जमीन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपना पक्ष रखा और कहा कि उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया और वो उसे परिसर को खाली करने को भी तैयार है, मगर उसे कोर्ट की तरफ से वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। मतलब कि जब तक वैकल्पिक जमीन नहीं मिलती आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट की जमीन खाली नहीं करेगी। इसके पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और आम आदमी पार्टी को तुरंत जमीन लौटाने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उसने दिल्ली में जुडिशरी के लिए आवंटित किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उसे 2015 में भूमि आवंटित की गई थी। 2023 में
LNDO ने कहा कि वही भूमि राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन कोर्ट से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में जगह पाने की हकदार हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जगह को तत्काल खाली करने का मतलब ये होगा कि आम आदमी पार्टी के पास पार्टी कार्यालय के लिए कोई जगह नहीं होगी। आगामी चुनावों को देखते हुए उन्हें भी कोई जमीन दी जाए। अन्य 5 राष्ट्रीय दल अपने आवंटित कार्यालयों दिल्ली से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में अदालत को आवंटित भूमि पर एक राजनीतिक दल द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को यह जमीन लौटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को यह जमीन लौटाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान नाराज CJI TY चंद्रचूड़ ने कहा था, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट को जमीन का कब्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका उपयोग केवल जनता और नागरिकों के लिए करेगा। CJI ने गुस्से में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, PWD सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाएं ताकि सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित हो सके। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील हो गया। अनुसूचित आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश हुई। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने आयोग की टीम को पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस आने का सिफारिश की और आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि टीम ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित संदेशखाली में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियों से तंग आकर ग्रामीणों ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। इन नेताओं की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोपी नेताओं को पार्टी से निकालने की कार्रवाई की थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा। वजह यह कि संदेशखाली TMC के गुंडों ने जो किया देश में कहीं नहीं हुआ। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने संदेशखाली मामले पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि 7 सदस्यों की टीम संदेशखाली गई थी। आयोग के लोग वहां गए थे, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे परिवार वालों से टीम के सदस्य मिले। पुलिस को कमीशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए था। पुलिस ऐसे काम कर रही है जैसे कि वो पुलिस के लिए नहीं किसी पार्टी का काम कर रही है। हमारे साथ सहयोग करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अरुण हल्दर ने आगे बताया कि आयोग की रिपोर्ट की पूरी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन अधिकारियों को बचाने में जुटा। संदेशखाली में अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षा नहीं मिल रही। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को बचाने का काम कर रही है। अरुण हल्दर ने आगे कहा कि जितने भी तथ्य एकत्र कर सके करें। रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचाए गए हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि हमारे संज्ञान में ये मामला आया था। मीडिया से भी जानकारी मिली थी। हमने वहां जो हालात देखे उसके आधार पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र रिपोर्ट में किया गया। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां और उनके समर्थक रात में उनके घर की बहू बेटियों को ले जाते थे। अब महिलाएं वहां TMC नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हैं। महिलाओं के इस प्रदर्शन को विपक्षी पार्टी भाजपा का भी साथ मिल रहा है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कथित राशन घोटाला मामले में शाहजहां के आवास पर छापेमारी कराई थी, जिस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। वो पिछले महीने से फरार है। ईडी जब इलाके में गई तब महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर संगीन आरोप लगाए। जिसके सिर पर ममता बनर्जी का हाथ हो, बंगाल में उसके खिलाफ कोई चूं भी नहीं कर सकता। बांग्लादेश सीमा से सटे संदेशखाली के शाहजहां शेख की यही कहानी है। अपने गुर्गों के साथ वो वहां की महिलाओं की आबरू लूटता रहा। पुलिस बैठ तमाशा देखती रही। यही सब लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। महिलाओं और पुरुषों के साथ ऐसा अत्याचार बंगाल में होता रहा है और ममता बनर्जी की सरकार सब कुछ देखती रही। अब जब मामला सामने आया तो संदेशखाली में किसी को घुसने की इजाजत नहीं। पुलिस की पहरेदारी में एक तरह से पीड़ितों को कैद कर दिया गया। इस गांव में शाहजहां शेख, उसके 2 चेलों उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के आतंक हैं।
तृणमूल कांग्रेस के इन नेताओं पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, बिना पैसे की मजदूरी कराने, मेहनताना मांगने पर पीटने, महिलाओं से रेप जैसे आरोप है। दहशत इस कदर है कि शाम ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती। आरोप है कि सभी महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाया जाता था। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगीं। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने आया। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में जब महिलाओं पर जुल्म मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन फानन में उत्ता सरदार को गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस की शाहजहां शेख की मिलीभगत का भी जिक्र सामने आया है। पीड़िताओं से बातचीत के आधार पर महिला आयोग ने बताया कि जब महिलाएं शाहजहां शेख और उसके गुर्गों का विरोध करती थीं, तब बंगाल पुलिस उनके परिवार को परेशान करती थी। शाहजहां शेख के इशारे पर पुलिस पीड़िताओं के पति को झूठे मामले में गिरफ्तार करती रही। टीएमसी का प्रशासन भी नौकरी करने वाले लोगों को ट्रांसफर करने की धमकी देता रहा। आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप ने बताया कि संदेश खाली में महिलाओं की हालत और पुलिस की भूमिका भयावह तस्वीर पेश करती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया। ममता सरकार के मंत्री पार्थ भौमिक ने इसे जमीन के बदले पैसे का विवाद बताया। उनका कहना है कि जमीन की लीज के एवज में कई लोगों को रकम का भुगतान नहीं हुआ और इस कारण लोग नाराज हो गए। उन्होंने महिलाओं से रेप के आरोपों से इनकार किया और अभी तक पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से मशहूर है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाला मामले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया। मछली कारोबारी रहे शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति शुरू की। सीपीआईएम ने उसे यूनियन लीडर बनाया। कई धंधों में हाथ आजमाया। जमीन खरीद फरोख्त मामले में, सूद पर पैसे देने के मामले में उसने खूब तरक्की की। 2011 में उसने सीपीएम छोड़ टीएमसी का दामन थामा। किसी जमाने में मुकुल रॉय के खास रहा। शाहजहां शेख टीएमसी का दिग्गज नेता ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना गया। इसके बाद सत्ता के गलियारे और प्रशासन में उसकी धमक बढ़ गई। महिला आयोग के अनुसार उसके इशारे पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न किया गया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वो रात 12 बजे इलाके की महिलाओं की मीटिंग बुलाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी और दोनों को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दे दिया। अब तक केजरीवाल और संजय सिंह कानूनी पेचीदगियों में मामले को लटकाकर अदालत के सामने पेश होने से बच रहे थे। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल को हर हाल में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अपमानजनक बातें कहीं। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी को जस्टिस हसमुख डी सुथार ने खारिज कर दिया। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बातें कहीं। इस केस में अदालत ने पिछले साल अप्रैल में दोनों नेताओं को तलब किया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केस को लेकर कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए बयान का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह अर्थ लगाएगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री दी जाती है और फर्जीवाड़े में संलिप्त है और इस तरह गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। बाद में सेशंस कोर्ट ने समन में भी यही बताया था। इसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में आप नेताओं ने दलील दी थी कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि बयान यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं दिया गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह के बयान से छवि धूमिल की गई। ट्रायल का सामना करना होगा। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा मार्च 2023 के आदेश से जुड़ी जिसमें पीएमओ को सूचना के अधिकार के तहत पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिसंबर 2023 में केजरीवाल ने सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी। ये अपील अब भी हाईकोर्ट के सामने लंबित है और इस आदेश के बाद दोनों आप नेताओं ने टिप्पणी की थी जिसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि का केस दायर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और उसके 210 करोड़ की रिकवरी की मांग की। इसके बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है और बात लोकतंत्र तक जा पहुंची। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। अजय माकन ने कहा कि हमें कल जानकारी मिली कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक को कैश करने या खाते में जमा करने से इनकार कर रहा है। इसके बाद जब हमने जांच की तो पता चला यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी जब्त कर लिए गए। माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले विपक्ष के बैंक खाते फ्रीज करना लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास इस समय खर्च करने, बिल निपटाने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी धन की कमी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। इससे केवल न्याय यात्रा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। कार्रवाई 2018-19 के आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी की वजह से हुई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज करने का एक कदम भारतीय लोकतंत्र पर गहरा हमला है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सत्ता के नशे में मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया। यह भारत के लोकतंत्र पर गहरा हमला है। इसके पहले अजय माकन ने एक्स पर लिखा कि ये कांग्रेस का खाता बंद नहीं किया गया बल्कि लोकतंत्र को बंद कर दिया गया। जब चुनाव की घोषणा सिर्फ 1 महीने दूर है, उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया। क्या देश में एक ही पार्टी का शासन रहेगा? उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए। अजय माकन ने कहा कि पार्टी उनके खाते को डीफ्रीज करने के लिए आयकर अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर रही है। आयकर विभाग ने पार्टी से 210 करोड़ रुपए की मांग की। माकन ने कहा कि 2018-19 के लिए अपना आईटी रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करना था, लेकिन पार्टी 40 से 45 दिन की देरी से रिटर्न फाइल कर पाई। अजय माकन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा सारा पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए आया है, इसमें किसी भी तरह की हेराफेरी नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते सीज करने हैं या ब्लॉक करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खातों को सीज करें, हमारे खातों को क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।